हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुभम पांडे है। मैं एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 6 पढ़ा रहा हूँ आपको इस लेक्चर में। ये पार्ट 6 है और पहले के जो लेक्चर्स हैं चैप्टर नंबर 6 के वो अपलोड हो चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो जाके प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स को देख लो ताकि आप ये लेक्चर आपको समझ में आए। तो बेटा, इस लेक्चर में हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दाब के बारे में अगर बात करें तो दाब को कैसे परिभाषित करते हैं सभी को पता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दाब कहते हैं। अब इसको समझ लो जिसको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर आपको दिख रहा है। इस फिगर को देखो और समझो। मान लो मेरा सरफेस ये है, ठीक है। इस सरफेस में जो लंबाई है सरफेस की वो क्या है, 1 मीटर। चौड़ाई क्या है, 1 मीटर। लंबाई चौड़ाई बराबर है, मतलब ये हमारा वर्ग है, ठीक है। इस पे लंबवत बल लगना चाहिए, मतलब इस पे ये 90 डिग्री एंगल इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए बल लग रहा है। यूनिफॉर्मली बल लग रहा है, मतलब एक समान मात्रा में सभी जगह बल लग रहा है। तो हम प्रेशर कैसे बताएंगे? देखो, प्रेशर बराबर होता है P=F/A, ठीक। F/A। हमारे पास जो सरफेस है भाई, उस पर फोर्स कितना लग रहा है? मान लो फोर्स F ही लग रहा है। और एरिया कितना आएगा? जो वर्ग होता है उसके लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है। 1 × 1 करेंगे, एज बराबर जो है 1 × 1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर आ गया। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 1 मीटर स्क्वायर आ गया। तो P=F/A होता है। तो आएगा आपका P=फोर्स का मान F ही है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक। इसको जब हल करेंगे तो P= हमारे पास आ जाएगा F। P= क्या आ जाएगा? F। तो कहने का मतलब जो है, हमारे पास जो इक्वेशन आया इस कंडीशन में वो आया P=F। मतलब जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर है हमारे सरफेस का और उस पर परपेंडिकुलर फोर्स 90 अंश पे बल लग रहा है, तो उसी बल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? दाब बोल रहे हैं। फिर से परिभाषा सुनो, यहीं से परिभाषा आया है। एकांक क्षेत्रफल पर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को ही दाब कहते हैं। तो मेरे ख्याल से दाब आपको समझ में आया होगा। नीचे देखते हैं हम लोग दाब के विभिन्न मात्रक व उनके बीच में संबंध। तो दाब का मात्रक क्या होगा? मात्रक कैसे निकाला जाता है? देखो, P क्या है? हमारा प्रेशर है। F क्या है? फोर्स है। A क्या है? एरिया है। और P= होता क्या है? F/A, यही होता है ना। तो देखो, P का मात्रक जब निकालोगे तो P का मात्रक अगर निकाल रहे हो तो P का मात्रक बराबर होगा F का मात्रक बटे में A का मात्रक, ठीक। तो F का मात्रक क्या होता है बताओ? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है और बटे में एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो P का मात्रक क्या हो जाएगा? P का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसलिए क्या होता है? दाब का मात्रक होता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा। अब विभिन्न मात्रक हैं, केवल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही मात्रक नहीं है दाब का। दाब के निम्नलिखित मात्रक हैं, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, समझना और दिमाग में बैठाए रखना। दाब का एक मात्रक है बार। क्या है? बार, ठीक है। तो एक बार में 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान सुनो, दाब का एक मात्रक है बार और एक बार में होता है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का दूसरा मात्रक है हमारे पास पास्कल। दाब का दूसरा मात्रक हमारे पास पास्कल है और 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो पास्कल है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो या पास्कल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तीसरा मात्रक हमारे पास है ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ATP, सॉरी ATM नहीं है, ये ATP होगा। ATM लिख दिया मैंने, ATP एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्या होता है समझो। हमारे चारों तरफ गैसों का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। नॉर्मली हम लोग अगर देखें तो हमें वायुमंडल का कोई भी दाब अपने शरीर पे महसूस नहीं होता है, लेकिन वायुमंडल का एक दाब होता है। अगर उस दाब को हम बोलें तो वही दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो फिर से अगर वायुमंडलीय दाब को परिभाषित करें तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित गैसों के समूह या वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी के सतह पे जो दाब लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आया कि सर
शरीर पे भी दाब लग रहा है, हमको तो फील ही नहीं होता, समझ में ही नहीं आता। तो बेटा इसका आंसर ये है, हम लोग जब से पैदा होते हैं तभी से इस सिचुएशन में हैं और हमारा शरीर इस चीज़ को ढाल चुका है, समझ चुका है, इसमें ढल चुका है। हमारे शरीर में जो लिक्विड है या जो हमारे धमनियों में, शिराओं में, नसों में जो खून बह रहा है, वो खून भी एक दाब लगाता है। वो दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लगाता है, जिससे क्या होता है, नेट जो फोर्स लग रहा है शरीर पे वो फील ही नहीं होता है। बस यही एक रीज़न है, क्योंकि हमारा शरीर उस दाब के अपोजिट वर्क करने के लिए तैयार हो चुका है। समझ में आया? लेकिन वायुमंडल का दाब होता नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको फील नहीं हो रहा तो दाब नहीं होता है, वायुमंडल का भी दाब होता है। ठीक, तो एक वायुमंडलीय दाब होता है तो वो भाई कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी तो क्वेश्चन आया, या कितने बार के बराबर होता है। देखो जो एक वायुमंडलीय दाब है उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर देखो तो 1.0132 गुणे 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर एक वायुमंडलीय दाब को बार में देखोगे तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.0132 बार के बराबर होता है। ठीक है, इस फैक्ट को आप लोग याद कर लेना, दिमाग में बैठा लो। ऊपर मैंने डिस्कस किया है, इसी से रिलेशन ये आता है, इसको एक बार बैठ के तुम देखना, समझना। ठीक है, अगर नहीं समझ में पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स। ये वायुमंडलीय दाब क्या है? तो वायुमंडलीय दाब के बारे में मैंने डिस्कस अभी किया है कि पृथ्वी के सतह पर हवा द्वारा, हवा मतलब क्या है, वायुमंडल द्वारा, गैसों के मिश्रण द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे ही वायुमंडलीय दाब हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखो समुद्र तल पर लगने वाले दाब को पृथ्वी के लिए मानक लेते हैं। अब देखो चूँकि पृथ्वी का जो हमारा सरफेस है वो क्या है, हर जगह एक जैसा सरफेस नहीं है, ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, कहीं पहाड़ है, कहीं खाई है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं घाटियाँ हैं, रेगिस्तान है। तो हम लोग ऐसे कहीं भी नहीं ले सकते, तो एक हम लोग के लिए मानक लेना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड, कि इसको रेफरेंस माने, मानक माने। तो हमने ये कहा कि जो समुद्र का जल है वो क्या है, विशालतम, जो हमारे पृथ्वी का ज़्यादातर भाग है वो समुद्र से ही घिरा है, तो क्यों ना हम इसी को मानक लें, उसी पे जो प्रेशर लग रहा है उसी को एक मानक लें, क्योंकि समुद्र का जो जल है वो यूनिफॉर्म भी होता है, लिक्विड है, ऊबड़ खाबड़ नहीं होगा कभी भी। तो हमने उसी को मानक लिया है। तो वायुमंडलीय दाब को जब भी परिभाषित करते हैं तो समुद्र तल पर वायुमंडल के द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हमारे पृथ्वी पे जो समुद्र है तो समुद्र के तल पर वायुमंडल द्वारा, मतलब गैसों के मिश्रण द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब देखो इस वायुमंडलीय दाब को और थोड़ा समझते हैं, तो जल के साथ तुलना करके समझेंगे, फिर पारे के साथ तुलना करके समझेंगे। अब ध्यान दो, अगर एक बीकर में 10.336 मीटर ऊंचाई तक मैं पानी भरूं, अगर एक बीकर में 10.336 मीटर ऊंचाई तक पानी भरूं, ठीक है, मान लो ये बीकर है, कोई इतना बड़ा बीकर है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 10.336 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसमें अगर मैं पानी भरूं तो वो पानी भरूंगा तो वो पानी क्या करेगा, बीकर के सतह पर, यहाँ सतह पर ये वाटर क्या होगा, इसके अंदर अगर वाटर भरोगे तो इस सतह पर वाटर प्रेशर लगाएगा। अगर इसकी ऊंचाई 10.336 है तो ये जो दाब लगा रहा होगा वो दाब किसके बराबर लगा रहा होगा, अपने वायुमंडलीय दाब के बराबर लगा रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ये बीकर है हमारे पास, इसमें जल भर दिया कितनी ऊंचाई तक, 10.336 मीटर ऊंचाई तक, तो बीकर के सतह पर जल के द्वारा एक दाब लगाया जा रहा होगा, वो दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आया, इससे कंपेयर कर लिए। और एक पारे से भी कंपेयर करते हैं हम लोग। मान लो वही बीकर एक ले लिया हमने, बीकर में हमने पारा भरा, अब कितनी ऊंचाई तक पारा भरा हमने, तो ये पारे को भरा हमने 760 मिलीमीटर, ठीक है, 760 mm, इतनी ऊंचाई तक इसमें पारा भरा। तो पारा भी क्या करेगा, इसके सतह पे एक दाब लगाएगा, यहाँ इस सतह पे दाब लगाएगा, तो जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है वो क्या होगा, वो भी वायुमंडल के दाब के बराबर होगा। तो पारे से और जल से हमने कंपेयर किया और उसको वायुमंडलीय दाब के बराबर देखा कि भाई किस लेवल के हाइट पे उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है। दूसरा नंबर पॉइंट आता है निरपेक्ष दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक, और तीसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग गेज प्रेशर। तो समझने के लिए सबसे पहले गेज प्रेशर पढ़ो, होता क्या है। देखो साइंस का मतलब यह है कि शुरुआती दौर में हम लोग जो चीज़ों को देखते गए उसको नोट करते गए, क्योंकि आखिर साइंस क्या है, प्रयोगों परीक्षणों के आधार पे हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो थ्योरीज दी जाएँ, जो हम देखें वो सही ही हों।
चीज़ों को तभी तक सही माना जाता है जब तक उसके लिए कोई सबूत ना सामने आ जाए, तब तक सही है। अगर कोई बेटर थ्योरी आ जाती हो तो हम लोग उस थ्योरी को मान लेते हैं, पुराने वाली थ्योरी को छोड़ देते हैं। तो उसी तरीके से शुरुआती दौर में हम लोग चूँकि फील नहीं कर पाते थे वायुमंडलीय दाब को, तो हम लोग के दिमाग में आया ही नहीं कि वायुमंडल भी कोई दाब डालता है शरीर पर। हम लोग ये मानते थे कि जो वायुमंडल है वो कोई दाब नहीं मानता और उसको जीरो मानकर हम लोग चलते थे। तो हम लोग जो इक्विपमेंट डिवाइस डिज़ाइन करते थे उसमें जीरो स्केल रहता था नॉर्मली, ठीक है। और जो दाब वो मेज़र करता था, वो दाब मेज़र करता था वायुमंडलीय दाब के ऊपर उससे ज़्यादा जो प्रेशर लग रहा है उसको मेज़र करता था। तो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापे गए दाब को क्या बोलते हैं बेटा? उसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापे गए दाब को गेज प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और गेज प्रेशर क्या मापता था? गेज प्रेशर एक्चुअल प्रेशर को नहीं मेज़र कर पाता था। गेज प्रेशर एक्चुअल प्रेशर को नहीं मेज़र कर पाता था, वो केवल उस दाब को मापता था जितना दाब वायुमंडलीय दाब से या तो ज़्यादा है या तो कम है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब को हम लोग जीरो मानते थे, तो भाई कितना ज़्यादा है वायुमंडलीय दाब से वही तो मेज़र कर पाएगा एक्चुअल में वो गेज दाब या जो भी हमारा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। चलो अब आते हैं हम लोग इस पे अपने निरपेक्ष दाब पे। लेकिन सबसे पहली बात भैया कि जब हम लोग को ये समझ में आया कि नहीं वायुमंडल भी दाब मापता है, तब हमें ये समझ में आया कि जो हम इक्विपमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो डिज़ाइन किए थे प्रेशर को मापने के लिए, वो तो यार एक्चुअल प्रेशर माप ही नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ? वो केवल उतना प्रेशर माप रहा है जितना वायुमंडलीय दाब से अधिक हो या उससे जितना कम है वो माप रहा है। वायुमंडलीय दाब को तो जीरो मान ले रहा है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल प्रेशर है वो प्रेशर उस प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापे गए दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। फिर से सुनो, इसका मतलब जो वास्तविक दाब है वो प्रेशर गेज द्वारा मापे गए दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के योग के बराबर होगा। ये समझ में आया? ठीक। तो देखो, तो उसी को जो वही एक्चुअल प्रेशर है ना, जो एक्चुअल प्रेशर है उसी को निरपेक्ष दाब बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। समझ में आया? मतलब वायुमंडलीय दाब प्लस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा गया दाब, इन दोनों का योग ही क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। बस सुनते रहो। लेकिन अब इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। निरपेक्ष दाब का आशय है उस दाब से जो द्रव कणों के परस्पर क्रिया के द्वारा लगता है, ठीक है। निर्वात या शून्य दाब के संबंध में मापा जाने वाला दाब निरपेक्ष दाब कहलाता है। अब देखो, कहने का मतलब जो एक्चुअल में जीरो प्रेशर है, जो एक्चुअल में जीरो प्रेशर है, निर्वात है मतलब बिल्कुल शून्य है, उसके रेफरेंस में जो माप रहे हैं वो क्या है? वही एब्सोल्यूट प्रेशर है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले वायुमंडल भी तो कुछ दाब मापता था, लेकिन इसी को जीरो मान लेते थे हम लोग। जब हमें पता नहीं था तो हम लोग इसी को जीरो मानते थे, तो इसके ऊपर वाले प्रेशर को मापते थे हम लोग ये। लेकिन एक्चुअल प्रेशर क्या होता है? ये और प्लस ये। अभी आगे मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट अभी आगे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। बस ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैक्यूम प्रेशर क्या है? देखो, अभी मैंने डिस्कस किया है गेज प्रेशर के बारे में। तो गेज प्रेशर क्या होता था? हमारे प्रेशर मापने वाले युक्तियों के द्वारा मापा गया प्रेशर होता था। और वो प्रेशर युक्ति हमारा किस प्रेशर को मापता था? वो कितना अधिक दाब है वायुमंडलीय दाब से उस प्रेशर को मापता है। जो हमारा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो केवल उस प्रेशर को मापता है जितना प्रेशर वायुमंडलीय दाब से अधिक है। कितना अधिक है उसी को मापेगा, टोटल नहीं, कितना अधिक है। वायुमंडलीय दाब को छोड़कर प्रेशर को मेज़र करता है, कितना एक्स्ट्रा है। और ये उस भी प्रेशर को माप सकता है कितना प्रेशर कम है। अगर वायुमंडलीय दाब से कुछ प्रेशर कम है तो उस भी प्रेशर को मापेगा, उस भी प्रेशर को ये माप लेगा, ठीक है। अब देखो, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? तो एक कंडीशन ये आती है भैया कि वायुमंडलीय दाब से अधिक प्रेशर है, उस प्रेशर को भी गेज प्रेशर माप रहा था, हमारा प्रेशर मेज़र करने वाला इक्विपमेंट माप रहा था। लेकिन जब वायुमंडलीय दाब से कम दाब होगा, कितना कम दाब होगा? जब भी कम दाब होगा तो वही वैक्यूम प्रेशर कहलाएगा। जब वायुमंडलीय दाब से भी प्रेशर कम हो जाए, जब वायुमंडलीय दाब से भी प्रेशर कम हो जा रहा है, तो जितने अमाउंट में कम हो रहा है वायुमंडलीय दाब से, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम लोग? वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। तो इसे पढ़ लेते हैं एक बार। वायुमंडलीय दाब से निम्न दाब या वायुमंडलीय दाब से कितना कम दाब है, वह दाब में कमी निर्वात दाब कहलाती है। मतलब चूँकि ऋणात्मक होगा ना, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तो धनात्मक होता है, गेज प्रेशर उसे बोलते हैं। लेकिन वायुमंडलीय दाब से जब कम हो रहा है तो उसे क्या बोल रहे हैं? निर्वात दाब बोल रहे हैं, वैक्यूम प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। और दो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, उसको समझो। देखो, निरपेक्ष दाब मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर जिसे बोल रहा था मैं अभी, इसको क्या बोला था मैं? एक्चुअल प्रेशर बोल रहा था, ठीक है, एक्चुअल प्रेशर। तो जो एक्चुअल प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब प्लस हमारा इंस्ट्रूमेंट जितना माप रहा है उसके योग के बराबर होगा। और इंस्ट्रूमेंट क्या माप रहा है? इंस्ट्रूमेंट वायुमंडलीय दाब को शून्य मान के माप रहा था, लेकिन वायुमंडलीय दाब भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। दूसरा एक एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? निरपेक्ष दाब
बराबर वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब। अब मान लो कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर को मापने वाला, वो ऋणात्मक प्रेशर माप रहा है, मतलब वायुमंडलीय दाब से भी कम प्रेशर है। तो जो गेज प्रेशर होगा, जो दाब मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो ये मापेगा कि भाई कितना कम है, वो टोटल नहीं मापेगा, कितना कम हो रहा है वायुमंडलीय दाब से वो मापेगा। जब वो कितना कम है माप रहा है, तो जो निरपेक्ष दाब होगा वो बराबर होगा वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब से। कितना कम माप रहा है, तो भैया वायुमंडलीय दाब हमें पता है कि मान लो वायुमंडलीय दाब इतना है और हमारा गेज प्रेशर कितना कम है ये माप रहा है, भाई इतना कम है। तो एक्चुअल में प्रेशर क्या है भैया, एक्चुअल में प्रेशर तो ये हो रहा है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे, ये वायुमंडलीय दाब माइनस गेज प्रेशर। ठीक है, अब फिगर से इस चीज़ को समझते हैं जो मैं समझा रहा था अभी, आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिए। और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप पूछ लीजिएगा, डाउट में मत रखिएगा किसी चीज़ को, हमेशा पूछोगे तभी आगे बढ़ोगे। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में सब कुछ कंफर्म ही हो जाए, लैंग्वेज समझ में ही आ जाए। देखो इस फिगर को देखो ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखो। अब देखो हो क्या रहा है, शुरुआती दौर में हुआ ये कि हम लोग वायुमंडलीय दाब को कंसीडर ही नहीं किए, मतलब वायुमंडल भी कुछ दाब डाल रहा है ये अभी पता है, लेकिन पहले इसको हम जीरो मानते थे। और हम लोग अपना मशीन डिज़ाइन कर दिए, तो मशीन ये मेज़र करता था, इसको जीरो मान के मेज़र करता था, मतलब इससे कितना अधिक है ये माप लेता था। ठीक है, ये कितना अधिक है ये माप लेता था, समझे, और इससे कितना कम है ये माप लेता था। माइनस में मापेगा भाई, क्योंकि इसको तो जीरो मान रहा है ना, तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इसको माइनस मापेगा, कितना कम है और कितना ज़्यादा है उसको प्लस में मापेगा। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट जितना अधिक है, कितना अधिक है वो मापता था, उसे हम लोग बोलते थे गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर। क्या बोलते थे, गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर, प्रमापी दाब। और जब यही हमारा इंस्ट्रूमेंट वायुमंडलीय दाब से कम प्रेशर मापता था, कितना कम, ऋणात्मक में मापता था, तो ऋणात्मक में जितना प्रेशर मापता था उसे हम लोग निर्वात दाब बोलते थे। ठीक है, निर्वात दाब। देखो दाब वही है, हमारा इंस्ट्रूमेंट ही मेज़र कर रहा है, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट वायुमंडलीय दाब से ऊपर धनात्मक दाब मेज़र कर रहा है, पॉजिटिव में जितना अधिक भी दाब मेज़र कर रहा हो, कितना अधिक दाब इससे मेज़र कर रहा है, उसे प्रमापी दाब कहते थे। और जब इसी वायुमंडलीय दाब से जो है कम ऋणात्मक में मापता था तो उसे निर्वात दाब कहते हैं। ठीक है, वही प्रेशर रहता है। अब देखो एक्चुअल में उस समय तो हमें वायुमंडलीय दाब शून्य पता चलता था, लेकिन जब बाद में हम एक्सपेरिमेंट किए तो हमें समझ में आया कि वायुमंडल भी दाब डालता है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल प्रेशर है, वास्तविक में प्रेशर है, वो प्रेशर बराबर होगा वायुमंडलीय दाब के और प्लस प्रमापी दाब के। दिख रहा है ना यहाँ से कि जो ये वास्तविक प्रेशर है, देखो देखो जो ये वास्तविक प्रेशर है, देखो वास्तविक प्रेशर तो यही है ना, वास्तविक प्रेशर तो यही है, वास्तविक प्रेशर तो यही पड़ रहा है। और ये वास्तविक प्रेशर किसके बराबर है, वायुमंडलीय दाब और प्लस जो हमारा प्रेशर मापने वाला इक्विपमेंट है या गॉज प्रेशर है, प्लस उसके इसको और इसको जब जोड़ोगे तभी ये मिलेगा। इसी एक्चुअल दाब को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। इसी एक्चुअल प्रेशर को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया? ठीक। अब देखो दूसरी कंडीशन जो मैं एक्सप्रेशन में भी बता रहा था, अभी एक्सप्रेशन में यही तो बता रहा था, पहले वाले एक्सप्रेशन में यही तो बताया। देखो कि जो एक्चुअल प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो वायुमंडलीय दाब प्लस प्रमापी दाब के बराबर है। अब दूसरी चीज़ को समझो, देखो जब हमारा दाब वायुमंडलीय दाब से भी कम हो रहा था तो उसे वैक्यूम प्रेशर बोलते थे। तो अब इस कंडीशन में अगर हमारा इक्विपमेंट है, जो प्रेशर मापने वाला इक्विपमेंट है, वो माइनस में मेज़र कर रहा है दाब, तो हमारा एक्चुअल दाब क्या होगा, मतलब निरपेक्ष दाब क्या होगा, यही तो होगा ना, ये वाला, यही वाला तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है। इस कंडीशन में जब निगेटिव में हमारा इक्विपमेंट माप रहा है दाब, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वायुमंडलीय दाब और माइनस निर्वात दाब के। ध्यान दो, जो हमारा इस कंडीशन में एब्सोल्यूट प्रेशर है वो बराबर होगा वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब के, क्योंकि हमारा मशीन जो है निर्वात दाब ही माप रहा है। जो हमारा मशीन है, इंस्ट्रूमेंट, प्रेशर मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो इसी को माप रहा है। जब इसको माप रहा है तो ये जितना भी होगा उसको किस में से घटा देंगे, वायुमंडलीय दाब से। तो हमारा एक्चुअल में जो प्रेशर है, मतलब एब्सोल्यूट जो प्रेशर है, इस कंडीशन में वो पता चल जाएगा। वही दूसरा वाला एक्सप्रेशन हमारे पास था। देखो दूसरा वाला एक्सप्रेशन सेम वही बता रहा है कि निरपेक्ष दाब बराबर वायुमंडलीय दाब माइनस निर्वात दाब। जब भी निर्वात दाब बोले तो समझ जाना कि वायुमंडलीय दाब से कितना कम है ये बता रहा है। जब प्रमापी दाब बोले तो ये समझ जाना कि वायुमंडलीय दाब से कितना अधिक प्रेशर है वो बता रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होते जाएंगे। अगर कुछ लेक्चर में कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको ज़रूर पूछने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। अगर एक बार भी पूछते हो तो मैं ज़रूर क्लियर करूँगा, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं कन्फ्यूजन को, डाउट को क्लियर करूँ। ठीक है, और बिल्कुल ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये लेक्चर ना समझ में आ रहा हो, पीछे लेक्चर्स अपलोड हैं और वो सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में हैं मेरे एनर्जी कंजर्वेशन के, उसको देखो और समझो। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना में बच के रहिए, अच्छे से रहिए, घर पे मम्मी पापा का ध्यान दीजिए और मेहनत करते रहिए। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट्स।